हेलो बच्चों, वेलकम टू DRX सर्कल। माय नेम इज अवनीश तिवारी। आज हम लोग सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था मूलरता क्या होती है, मूलरता के बारे में पढ़ा। आज का टॉपिक है नॉर्मलता। कंसंट्रेशन टर्म में हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मलता यानी नॉर्मलिटी क्या होती है। नॉर्मलता, चलिए हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं भैया अभी से। नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी, नॉर्मलता। नॉर्मलिटी, नॉर्मलता क्या है? नॉर्मलता को कैपिटल N द्वारा व्यक्त करते हैं, कैपिटल N द्वारा व्यक्त करते हैं। आइए नॉर्मलता को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। सुनिए, नॉर्मलता क्या है? नॉर्मलता समझने के लिए हम लोग ऐसे समझते हैं, किसी 1 लीटर बिलियन के अंदर, ये बीकर ले लिया और इसके अंदर बिलियन कितना है? 1 लीटर। किसी 1 लीटर बिलियन के अंदर उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। मतलब उस बिलियन के अंदर विलेय के सॉल्यूट के कितने ग्राम तुल्यांक उपस्थित हैं, उसी की संख्या क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता कहते हैं, इसे कैपिटल N द्वारा व्यक्त करते हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं। नॉर्मलता क्या होती है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में। नॉर्मलता किसी 1 लीटर बिलियन में, किसी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। उस बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? नॉर्मलता। तो क्या हुआ डेफिनेशन? किसी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। आइए हम लोग क्या करते हैं, सूत्र को स्थापित करते हैं। सूत्र कैसे आएगा? तो बिलियन के अंदर पूछा गया है तो हम लोग नॉर्मलता निकाल रहे हैं। तो नॉर्मलता N बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। विलियन का आयतन किस में लेंगे भैया, बोलो? लीटर में। तो किसी 1 लीटर बिलियन के अंदर उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या और बिलियन का आयतन लीटर में, उस बिलियन की क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। तो आप इस पॉइंट को, इस फार्मूले को नोट करेंगे। तो हमारा नॉर्मलता बराबर हो गया विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। अगर इसे सिंबल के द्वारा लिखें तो नॉर्मलता को लिखते हैं किसके द्वारा? N के द्वारा, बराबर ग्राम तुल्यांक को लिखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। बिलियन का आयतन किस में होगा? लीटर में। यही इसकी क्या कहलाएगी? नॉर्मलता। और ये हमारे पास फार्मूला बनेगा। अगर इसका यूनिट निकालेंगे तो हमें यूनिट निकालना है, इकाई निकालना है, इसकी यूनिट क्या होगी? तो आप देख रहे हो नीचे आपका आयतन किस में दिया है? लीटर में। ऊपर क्या है? ग्राम तुल्यांक। तो हमारे पास क्या यूनिट बनेगी? ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। या इसे हम लोग नॉर्मल के नाम से भी बोल देते हैं, नॉर्मल। ये हमारा नॉर्मल हो गया। तो किसी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित
विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या ही क्या कहलाती है, नार्मलता कहलाती है। यहां पर हम लोग ने ये देख लिया। यहां पर देखना ये फार्मूला ग्राम तुल्यांक क्या है। अब आपके बच्चों मन में सवाल उठेगा आखिर सर जी ग्राम तुल्यांक है क्या। तो आइए ग्राम तुल्यांक को हम लोग समझते हैं कि ग्राम तुल्यांक आखिरकार होता क्या है। तो याद रखना ग्राम तुल्यांक बराबर होता है ग्राम तुल्यांक, ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर आपका होगा वेट विलेय का भार अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ग्राम तुल्यांक का हम लोग ने फार्मूला यहाँ पे निकाला कि विलेय का भार में तुल्यांकी भार से अगर डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो उसका क्या निकल जाएगा, ग्राम तुल्यांक की संख्या। अब बताना क्या इस ग्राम तुल्यांक को मैं यहाँ पर नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं सर। तो यहाँ पे आइए मैं क्या करता हूँ, ग्राम तुल्यांक को, जो ग्राम तुल्यांक है उसकी वैल्यू को वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट को यहाँ पे पुट अप करता हूँ। तो हमारा एक नया फार्मूला आ जाएगा n बराबर वेट अपॉन क्या, यहाँ पे आएगा इक्विवेलेंट वेट बटे टोटल बटा वैल्यूम किसमें होगा, लीटर में। और इसका बटा कुछ नहीं कितना मानते हैं, एक। यहाँ पे इसको ऊपर करो, इसको नीचे, भैया को ऊपर दीदी को नीचे। जैसे ऊपर नीचे करेंगे वैसे हमारे पास फार्मूला बन गया नार्मलता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट इनटू वैल्यूम, जो आयतन होगा ये आयतन किस में लेंगे, लीटर में। ये हमारा एक नया फार्मूला। सर आपने तो सरल कर दिया ग्राम इक्विवेलेंट वेट को, आपने सरल कर दिया वेट अपॉन क्या, इक्विवेलेंट वेट में। लेकिन अब एक नई आफत आ गई सर कि ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तुल्यांकी भार क्या होता है। आइए तुल्यांकी भार का भी मैं फार्मूला बताता हूं। ये क्लास 11th के पहले चैप्टर में सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री में आपका क्या होता है, पढ़ा जाता है। तो आइए इक्विवेलेंट वेट क्या होता है ये फार्मूला मैं बताता हूं। तो दो फार्मूले पहले याद रखिएगा। एक आपका ये पहला फार्मूला, मैं नंबरिंग करते चल रहा हूं। ये आपका कौन सा फार्मूला निकल गया, दूसरा फार्मूला। अब हमें क्या करना है, तीसरे फार्मूले की तरफ चलना है। यहां पर देखना इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है, चूंकि इक्विवेलेंट वेट तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार मॉलिक्यूलर वेट बटे होता है वैलेंस फैक्टर। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, विलेय के अणुभार में अगर बैलेंस फैक्टर से भाग दे दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, तुल्यांकी भार। तो इसका मतलब सर यहां पर इक्विवेलेंट वेट के जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, इतनी वैल्यू को रख सकते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, और मैं इसको मैं क्या करूंगा, इसमें रखूंगा। जैसे मैं रखूंगा आपका नया फार्मूला बन गया नार्मलता बराबर वेट बटे क्या, मॉलिक्यूलर वेट बटे क्या, वैलेंस फैक्टर गुणे क्या, वैल्यूम इन लीटर। ये बैलेंस फैक्टर कहां जाएगा बच्चों, बोलो ऊपर। जैसे मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो मेरा फार्मूला आ गया नॉर्मलता बराबर वेट इनटू वैलेंस फैक्टर बटे मॉलिक्यूलर वेट इनटू वैल्यूम इन लीटर। ये हमारा क्या हुआ, एक नया फार्मूला आया। इस फार्मूले को मैं फार्मूला नंबर 3 दे देता हूं। देखिए मैंने यहां से चालू किया था, यहां से चालू करने के बाद इसकी वैल्यू लिखा ग्राम तुल्यांक की। ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं, इसकी वैल्यू लिखा। और ग्राम तुल्यांक होता है विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। और यहां पे नॉर्मलता बराबर हमारा फार्मूला आ गया विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार गुणे का विलेयन का आयतन लीटर में। अब तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाएगा मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब फिर सर एक नई आफत आ गई, नॉर्मलता जितना नॉर्मल बोलने में लगता है सर उतना नॉर्मल है नहीं। और हम लोग क्या करते हैं, फिर से नॉर्मलता को निकालते हैं। अब हमारे पास आया कि बैलेंस फैक्टर कौन सी चीज होती है, ये किस चिड़िया का नाम है, कि बैलेंस फैक्टर क्या होता है। आइए बैलेंस फैक्टर को सीखते हैं। क्लास 11th में ये भी पढ़ाया जाता है। आइए बैलेंस फैक्टर क्या होता है। बैलेंस फैक्टर हम लोग 3 चीज अगर सीख लेंगे तो हमारा क्लास 12th में हमारा काम चल जाए। और 3 बातों को मैं सिखाता हूं। बैलेंस फैक्टर
F से प्रदर्शित करते हैं और ये आपका अम्ल के लिए होता है, अम्ल के लिए होगा H प्लस आयन की संख्या। किसकी संख्या? H प्लस आयन की संख्या। सुनना, मैं एक एक एग्जाम्पल देते चलता हूं, यहीं पर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहां से देखना। अम्ल के लिए मान लेते हैं हमारे पास एक अम्ल है, प्यारा सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को पानी में डालते हैं, अर्हेनियस के अनुसार आपने पढ़ा होगा, जैसे हम पानी में अम्ल को डालेंगे वह अपने आयनों में टूट जाएगा और H प्लस आयन देगा तो क्या होगा? अम्ल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसको HCl को पानी में डालते हैं ये टूट जाता है H प्लस प्लस Cl माइनस। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर कितने H प्लस आयन प्राप्त हुए? बच्चों बोलो, यहां पर कितने प्राप्त हुए? 1। तो इसका मतलब इसका बैलेंस फैक्टर F बराबर कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि हमने पढ़ा है अम्ल के लिए H प्लस आयनों की संख्या। अब आओ एक और एग्जांपल लेके मैं समझा देता हूं। जैसे मान लो हमारे पास एक दूसरा अम्ल है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। जैसे इसे पानी में डालेंगे तो ये टूट जाएगा 2H प्लस प्लस SO4 माइनस। इस बार मैं नहीं बोलूंगी, आप लोग बताओ कितना आएगा भैया? सर 2H प्लस आयन दिख रहे हैं तो इसका मतलब इसका बैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। F बराबर कितना हो गया? 2। तो यहां पर इसका बैलेंस फैक्टर कितना पहुंच गया? 2 पहुंच गया। तो इसका मतलब है इस H2SO4 का बैलेंस फैक्टर यहां पे 2 आ गया। अगर बैलेंस फैक्टर निकालेंगे तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे? आइए, तुल्यांकी भार बटे फार्मूला है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बैलेंस फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट निकालना सबको आता होगा, मैं यहां पे सिखा रहा हूं। एक हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, एक क्लोरीन का परमाणु भार होता है 35.5। अगर दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा अणु भार आ जाएगा कितना? 36.5। अब हमारे पास सूत्र लगाओगे इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार बराबर, यहां पे मॉलिक्यूलर वेट आया है आपका 36.5 बटा कितना? 1 बराबर वही आएगा 36.5। तुल्यांकी भार निकल गया, कोई दिक्कत? चलिए अब यहां पर दूसरा प्रोसेस अपनाते हैं दूसरे एग्जाम्पल में। तो यहां पर इसका निकालते हैं तुल्यांकी भार कितना होगा? एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन का कितना होगा? 2। एक सल्फर का होता है 32, एक ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन कितनी बार है? 4। तो 4 गुणे कितना? 16। 16 चौका 64, 64 और 32 96, 96 और 2 98। इसका भी आपका मॉलिक्यूलर वेट कितना आया? परमाणु भार अणु भार कितना आया? 98। तो इसका हम लोग अगर इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो इक्विवेलेंट वेट बराबर कितना होगा? यहाँ पे 98 बटा कितना? 2। कैंसिल करोगे तो आपका आएगा 49। तो हमने H2SO4 का क्या निकाल लिया? तुल्यांकी भार। इतना आया। आई होप इतना क्लियर होगा अम्ल के लिए। आइए हम लोग चलते हैं किसके लिए? क्षार के लिए। सर आपको भैया यहाँ पे क्या करना है? बच्चों ध्यान से सुनना, क्षार बराबर क्या होगा? जैसे अम्ल के लिए H प्लस आयन की संख्या, वैसे क्षार के लिए किसकी संख्या? OH माइनस आयन की संख्या, आयन की संख्या। ये जो OH माइनस आयन की संख्या होगी यही आपका क्षार का क्या होगा? वैलेंस फैक्टर। चलिए आइए इसको भी एग्जाम्पल से हम लोग क्या करते हैं? सीखते हैं। इतना हमने किसके लिए सीखा? अम्ल के लिए। इसे हम लोग क्या करते हैं? एक किनारे भी करते हैं। आइए अब हम लोग किसके लिए सीखेंगे? क्षार के लिए, और क्षार को हम लोग सीखते हैं। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया क्षार में। पहला एग्जाम्पल है मैंने ले लिया NaOH, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड को जैसे हम लोग पानी में डालेंगे ये सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड आपका क्या होगा? टूट जाएगा Na प्लस प्लस OH माइनस में। तो इसका मतलब यहां पर इस NaOH ने कितने आपके OH माइनस को दिया? 1। तो इसका बैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा? F बराबर 1।
अम्ल के लिए जितने H+ मिलेंगे वही उसका क्या होगा वैलेंस फैक्टर, क्षार के लिए जितने OH- मिलेंगे वही उसका क्या होगा वैलेंस फैक्टर। आइए भैया दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूं। यहां पर मैंने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना। जैसे इसको मैं क्या करूंगा तोड़ूंगा, ये टूटेगा Ca++ प्लस 2OH- में। आप बताना कितने OH- आयन प्राप्त हुए, 2 OH- आयन प्राप्त हुए। तो इसका मतलब इसका वैलेंस फैक्टर F बराबर कितना हो जाएगा 2। आइए इसका तुल्यांकी भार भी निकाल के देख लेते हैं। यहां पर देखना सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11, परमाणु भार कितना होता है 23, एक ऑक्सीजन का 16, एक हाइड्रोजन के 23, 16, 39, 1, 40। तो हमारे पास अणु भार कितना आ गया 40। और यहां पर जैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट बराबर, तो 40 बटा कितना 1 बराबर कितना आ जाएगा 40। दूसरा हम लोग इसका निकाल लेते हैं। एक कैल्शियम का होता है परमाणु भार 40, एक ऑक्सीजन का 16 और एक हाइड्रोजन के 1, 16, 1, 17 और 2 लगा 17 दूना 34, यहाँ पे 34 बराबर कितना आ गया 74। तो हम लोग जब से हम लोग इसका निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट बराबर आपका आएगा 74 बटा 2 बराबर कितना आ गया 37। तो क्या हम लोग इस प्रकार OH- आयन की संख्या पता नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे और पता करके उसका क्या निकाल लेंगे वैलेंस फैक्टर। और जैसे वैलेंस फैक्टर निकालेंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे भी आपका जितने भी नॉर्मलता के क्वेश्चन होंगे सभी नॉर्मलता के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। इतना क्लियर। चलिए तीसरा यहां पे मैंने एरो बनाया है किसके लिए, लवण यानी साल्ट के लिए। लवण के लिए क्या होगा, लवण के लिए सीधा एक चीज याद रखना, मैं बता रहा हूं किसी एक आयन की संख्या, किसी एक आयन की संख्या इनटू उसका चार्ज, उसका चार्ज कितना होगा। आइए इसको भी मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं, सुनिएगा। मैंने यहां पर एग्जांपल लिया हमारा प्यारा सा रॉक सॉल्ट या टेबल सॉल्ट जिसे बोलते हैं NaCl। NaCl को मैंने पानी में डाला, ये टूट गया किसमें Na+ प्लस Cl- में। तो इसमें कोई भी एक आयन ले लो, इस दुनिया में कितने आयन होते हैं 2, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, 2 आयन से ज्यादा आयंस नहीं पाए जाते, एक पॉजिटिव आयंस पाया जाएगा दूसरा नेगेटिव। तो किसी एक आयन की संख्या धनात्मक का ले लो या ऋणात्मक का, किसी एक आयन की संख्या बताना। ये जो आपका सोडियम आयन है इसकी संख्या कितनी है सर, हमें दिख रहा है कितना है 1, तो इसका आपका 1 हो गया इनटू इस पर चार्ज कितना है 1, तो 1 गुणे 1 बराबर कितना हो गया 1। हमें इससे नहीं मतलब है कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बस संख्या में कितना है उससे हमें लेना देना है। तो इसका NaCl का वैलेंस फैक्टर कितना आ गया 1। अगर NaCl का वैलेंस फैक्टर आया तो इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे इसका तुल्यांकी भार। सोडियम का 23 प्लस क्लोरीन का 35.5, टोटल आ जाएगा 58.5। आप क्या करोगे जोड़ोगे, यहां पे निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट बराबर आपका आ जाएगा यहां पर 58.5 बटा कितना 1 बराबर 58.5। ये हमारा क्या हो गया वैलेंस फैक्टर निकाल लेंगे। अब उसके बाद दूसरा हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, इसको पानी में डाला, मुझे पता है ये टूट गया Ca++ प्लस 2Cl-। तो इसमें भी क्या करना है, किसी एक आयन की संख्या लेनी है और उसके चार्ज जितना आवेश है उसी से गुणा कर देना है। और देखते हैं कैल्शियम की संख्या कितनी बार है 1, तो यहां पर क्या लेंगे 1 गुणे कितना आवेश है 2, 1 प्लस यहां पर 1 प्लस यहां पे कितने आवेश हैं 2, 1 गुणे 2 बराबर कितना आ गया 2। अगर इससे निकालना चाहते हैं क्लोरीन संख्या कितनी 2, इस पर चार्ज कितना 1, फिर भी कितना आया 2 आया। अब आओ इसका तुल्यांकी भार निकालते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट बराबर आपका हो जाएगा। उसके पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें परमाणु अणु भार। यहाँ कैल्शियम का 40 प्लस इसका होता है 2 गुणे 35.5,
71, 40 कितना हो गया 111। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 111 बटे कितना 2, और जैसे इसे काटेंगे तो हमारा आएगा कितना 55.5। ये इसका क्या हो गया तुल्यांकी भार। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, और साथ ही साथ लवण का यानी नमक का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे। अम्ल के लिए देखेंगे H+ आयन की संख्या, क्षार के लिए देखेंगे OH- आयन की संख्या, और लवण के लिए किसी एक आयन की संख्या इंटू उसका चार्ज कर देंगे तो हमारे पास उसका क्या हो जाएगा, बैलेंस फैक्टर आ जाएगा। लेकिन अम्ल में एक बहुत ही गजब की लॉजिक है, कुछ एक्सेप्शन है, आइए उसको देखते हैं और एक बहुत ही गजब का नोट पॉइंट लिख पाएंगे। उसको याद रखना, जो बार बार भी यूपी बोर्ड में क्या करते हैं उस टाइप के सवाल देते हैं, बच्चे बैलेंस फैक्टर नहीं निकाल पाते। चलिए आइए देखते हैं क्या वो सवाल आता है जिससे बच्चे बैलेंस फैक्टर नहीं निकाल पाते। इसके पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं इधर हो जाता हूं। हो गया। चलिए आइए हम लोग यहां पे क्या करते हैं मिटाते हैं और उसके बाद बताते हैं कि आपका बैलेंस फैक्टर क्या है। नोट पॉइंट क्या है अम्ल के बैलेंस फैक्टर के लिए, इसी बात को हम लोग क्या करेंगे सीखेंगे। नोट पॉइंट ये है सर कि किसी भी अम्ल में अगर भैया आपका आ जाए कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन, किससे जुड़े हुए कार्बन से, तो कार्बन से जो जुड़े हुए हाइड्रोजन होते हैं उनको बैलेंस फैक्टर में काउंट नहीं करते हैं। यहाँ पे मैं नोट पॉइंट लिखना चाहूँगा, नोट पॉइंट लिख लो। आप लोग भी मेरे साथ साथ हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो और पेपर की तैयारी करते रहो, क्योंकि हम लोग को पेपर फाड़ के आना है। तो आइए भैया हम लोग तैयारी करते हैं। तो नोट पॉइंट क्या है, कार्बन से जुड़े हुए, या ऐसे लिख सकते हैं जल यानी H2O, एंड कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन वैलेंस फैक्टर में काउंट नहीं होते हैं। इसका मतलब अगर आपका हाइड्रोजन आ जाए किसका किसका, जल का या कार्बन से जुड़ा हुआ, तो बैलेंस फैक्टर में काउंट नहीं होता है, उससे हम लोग बैलेंस फैक्टर में काउंट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ऑर्गेनिक का एक अम्ल ले लेता हूं जो बहुत फेवरेट है सबका खाने के लिए, सिरका, विनेगर यानी एसिटिक एसिड CH3COOH, ये हमारे पास एक क्या है अम्ल है। अब इस अम्ल के अंदर हाइड्रोजन उपस्थित है, देखने से लग रहा है कि 4 हाइड्रोजन है गुरुजी, तो अगर 4 हाइड्रोजन है तो 4 के चारों हाइड्रोजन निकल जाएंगे। बच्चे बैलेंस फैक्टर मार के कितना आ जाते हैं 4। लेकिन कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कभी बैलेंस फैक्टर में काउंट नहीं होता है, और जल के भी हाइड्रोजन कभी बैलेंस फैक्टर में काउंट नहीं होते हैं। तो यहां पर आपका क्या ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, नहीं, केवल यही वाला हाइड्रोजन क्या होगा बाहर निकलेगा, और ये बाहर निकल के क्या देगा CH3COO- प्लस क्या H+। तो बताना कितने H+ प्राप्त हो गए, 1, तो इसका बैलेंस फैक्टर कितना हो गया 1। लेकिन देखने से लगता है यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो बैलेंस फैक्टर बच्चे लगा देते हैं कितना 4। लेकिन ये नोट पॉइंट अगर आपको याद रहेगा, आप हमसे पढ़ रहे हो भैया, आपको कोई भी चीज भूलेगी नहीं, तो आप बताना नोट पॉइंट याद रहेगा। आपका जितने आपके H+ आयन क्या होंगे प्राप्त होने चाहिए, वो आपके भैया न तो कार्बन के होने चाहिए न तो जल के। तो हमारे पास भैया ये आपके बैलेंस फैक्टर के लिए कहानी हो गई। सुनना एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है। याद रखना आप लोग को इनऑर्गेनिक में एक बताया था विद्युत ऋणात्मकता। इस दुनिया में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन है, फ्लोरीन। उससे कम विद्युत ऋणात्मक कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से कम विद्युत ऋणात्मक कौन है, क्लोरीन।
और अब विद्युत ऋणात्मकता होते क्या है? सिंपल भाषा में इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन है? फ्लोरीन, फिर उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम क्लोरीन। इसी को याद करने के लिए याद रखना मेरी एक ट्रिक को, फोन कॉल। क्या याद रखोगे? फोन कॉल। फ से फ्लोरीन, ओ से ऑक्सीजन, न से नाइट्रोजन, कॉल से क्लोरीन। तो जहां पर भी फोन कॉल दिख जाए और उससे जुड़ा हुआ क्या हो? हाइड्रोजन हो, तो वह क्या होगा? वैलेंस फैक्टर में काउंट हो जाएगा, लेकिन कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, और जल से भी जुड़ा होना नहीं चाहिए। तो ये आप लोग याद रखना, क्योंकि ये जब खींच लेगा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, तो हाइड्रोजन क्या होता है? H+ के रूप में क्या होगा? बाहर निकल जाता है। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये तो एसिटिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड। अब हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसका? मैंने ले लिया COOH। आप बताना कमेंट करके कौन सा मॉलिक्यूल है। क्या सुना? जैसे अब बताना इसमें कितने आपके H दिखाई दे रहे हैं? गुरुजी यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, यहाँ पे झिंगा लाला करके निकल जाएगा, ये भी क्या है? हाइड्रोजन है, ये भी झिंगा लाला करके क्या होगा? निकल जाएगा। इसका मतलब सर यहाँ पर कितने हाइड्रोजन निकलेंगे? 2 हाइड्रोजन निकलेंगे। तो मेरे बच्चों बताओ इसका वैलेंस फैक्टर क्या होगा? इसका वैलेंस फैक्टर निकल कर आएगा आपका कितना? 2। क्यों? क्योंकि ये टूटेगा किसमें? COO माइनस COO माइनस प्लस 2H+, और जितने H+ आयन होंगे वही उसका वैलेंस फैक्टर होगा। वैलेंस फैक्टर निकल कर कितना आ गया? 2। तो इस प्रकार हम लोग वैलेंस फैक्टर को क्या करेंगे? निकाल लेंगे। अम्ल के लिए, क्षार के लिए, लवण के लिए 3 चीज याद रखना, और ये नोट पॉइंट याद रखना, आपका यूपी बोर्ड में कोई भी सवाल वैलेंस फैक्टर के लिए गलत नहीं होगा। ये हमारे भैया आपका पूरा तरह से दावा है। 4 एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन में यहाँ पे नहीं लिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो आपका यहाँ पे काम का नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारा फार्मूला, हम लोग फार्मूला नंबर 3 तक पढ़ चुके थे नॉर्मलता के लिए। तो आइए उसी क्रम को हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं। हम लोग आ गए थे किस पर? वैलेंस फैक्टर की कहानी पर, थोड़ा प्रीवियस क्लास के लिए। तो हम लोग यहाँ पर भैया वैलेंस फैक्टर निकालना सीख गए। मैं इसे रब करता हूँ, देखिए। तो मेरा फार्मूला निकालना यहां से भी आपका चालू हुआ था, तो आओ इसे थोड़ा मैं रफ करता हूं। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दीदी मांगे पापड़, भैया दे छापड़। चलो आइए आइए आइए, फार्मूला नंबर 3। ये 3 तक हम लोग पढ़ चुके थे। इधर देखिएगा, तो हमारे पास अगला टर्म आता है क्या? पहला, दूसरा, तीसरा। नॉर्मलता बराबर विलेय का भार इंटू वैलेंस फैक्टर बटे मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम इन लीटर। तीसरे फार्मूले को मैं यहाँ पे नोट करता हूँ और यहाँ से मैं आगे चलूँगा। तो हमारा क्या हुआ? नॉर्मलता बराबर वेट इंटू वैलेंस फैक्टर बटे मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम इन लीटर। आयतन किसमें होगा? लीटर में। यही हमारा क्या है? तीसरा फार्मूला। अब इसी फार्मूले को मैं आगे बढ़ाते हुए चलूंगा। तो आइए मैं क्या करता हूं? इसी फार्मूले को आगे बढ़ाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं यहीं पर एक संबंध बता देता हूं, नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध। नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध क्या है? ये कौन सी बला है? क्या संबंध पाया जाएगा? कौन बाप होगा, कौन बेटा होगा? आइए संबंध को क्या करते हैं? निकालते हैं। तो यहाँ पे मोलरता और नॉर्मलता में संबंध निकालते हैं। आइए देखते हैं। नॉर्मलता का फार्मूला यहाँ पे लिखा है, लेकिन मैं मोलरता भी लिख रहा हूँ। मोलरता, चूंकि मोलरता बराबर आप लोग इसके प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूँ। क्या? मोलरता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन, किसमें? लीटर में।
आप बताओ, क्या आपका ऊपर वाले फार्मूले में नॉर्मलता में इतनी चीजें दिख रही हैं? कौन कौन सी? वेट दिख रहा है, हाँ सर जी वेट दिख रहा है। मॉलिक्यूलर वेट दिख रहा है, हाँ मॉलिक्यूलर वेट दिख रहा है। आयतन दिख रहा है, आयतन भी दिख रहा है। क्या आप बताओ, इन तीनों के स्थान पर मैं यम नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, यम। तो यम इन सब तीनों के स्थान पे क्या करेंगे, लिख देंगे। और जैसे लिखेंगे तो हमारा फार्मूला बन जाएगा नॉर्मलता। कहाँ से कहाँ तक लिख रहे हैं, ध्यान से दीजिएगा। यहाँ से लेकर इस फार्मूले को मैं इसकी जगह क्या लिख रहा हूँ, एम। तो एन बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यम इंटू एफ। यानी मोलरता में अगर हम बैलेंस फैक्टर से गुणा कर दें तो वह उसका क्या हो जाएगा, नॉर्मलता में बदल जाएगा। तो यहां पे हम लोग का आया नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे बैलेंस फैक्टर। इसी को हम लोग भी याद करने के लिए याद रखना, ना मिली फांसी। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ना मिली फांसी। फांसी याद करने के लिए एक ट्रिक छोटी सी, ना मिली फांसी। ना मिली फांसी को हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। इस प्रकार हमारा क्या हो गया, नॉर्मलता तथा मोलरता के बीच में संबंध। अगर इससे भी मैं एक बियर टाइप मान लूं तो हमने क्या कर लिया, 4 फार्मूले को पढ़ लिया। इस पर भी सवाल करेंगे हम लोग। पहले हम लोग क्या करते हैं, फार्मूले को डेरिवेट कर रहे हैं। 4 फार्मूले आ गए। आई होप आप नोट्स बनाते चल रहे होगे मेरे साथ, इसलिए मैं इसे रब करना चाहता हूं। आइए रब करते हैं, और रब करने के बाद फिर हम लोग क्या आते हैं, अगले फार्मूले पे आते हैं। मिटा दें। देखिएगा, हमने यहां पे भी 4 फार्मूले पढ़ लिए संबंध के द्वारा। मैं तीसरा वाला छोड़ देता हूं, या ऊपर है इसलिए नहीं, देखना। अब इसे नॉर्मलता के तीसरे फार्मूले से मैं क्या कर रहा हूं, एक और फार्मूला निकालूंगा। यदि कभी क्वेश्चन में बिलियन का आयतन दिया हो, किसमें, एमएल में। अगर बिलियन का आयतन एमएल में दिया जाएगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आइए इसके लिए मैं यहाँ पे इजी कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। लिख रहा हूँ, यदि बिलियन का आयतन ml में हो तो, ml में हो तो, यदि बिलियन का आयतन किस में होगा, ml में, तो हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे। तो हमें पता है तीसरा फार्मूला, नॉर्मलता बराबर वेट इंटू बैलेंस फैक्टर बटे मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम किस में, लीटर में। यह लीटर में है। अब बड़ी यूनिट है, छोटी, बड़ी यूनिट। और याद रखना, किसी भी को बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से गुणा। लेकिन छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट बदलने के लिए 1000 से भाग दे देंगे आयतन के लिए। तो यहाँ पे आओ लिखते हैं। तो जब हम यहाँ पे ml कर देंगे तो छोटी यूनिट हो गई, और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट लीटर में बदलने के 1000 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो हमारा आ जाएगा कैसे, क्योंकि चूंकि 1 लीटर बराबर कितना ml, 1000 ml होता है। तो यहाँ पे हमारा आ गया नॉर्मलता बराबर वेट इंटू वैलेंस फैक्टर बटे मॉलिक्यूलर वेट इंटू, यहाँ पे वैल्यूम लिखेंगे किसमें, ml में, और वैल्यूम यहाँ पे ml लिखेंगे और कितने से भाग दे देंगे, 1000 से। 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। जैसे ऊपर जाएगा तो हमारा फार्मूला बन गया, नॉर्मलता बराबर वेट इंटू कितना, F इंटू कितना, 1000 बटे क्या, मॉलिक्यूलर वेट इंटू वैल्यूम किसमें हो जाएगा, ml। देखो एक ही फार्मूले से मैं सब चीज डिराइव कर रहा हूं, लेकिन आप भैया आप इससे रिलेशन निकालना। जब आपको एक बार रिलेशन कोई बताएगा, कोई टीचर्स बताएगा, तभी आप रिलेशन निकाल पाओगे। तो आप यहां पर रिलेशन निकल गया कि जब हमारा क्या होगा, बिलियन का आयतन किसमें दिया होगा, ml में, तो हम लोग इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। और इसे मैं फार्मूला नंबर कितना मान ले रहा हूं, 5। कौन सा फार्मूला मान लिया, 5। तो ये हमारा क्या हो गया, 5वां फार्मूला हो गया, किसके लिए, नॉर्मलता के लिए। आइए नॉर्मलता का अब हम लोग क्या करते हैं, अगला फार्मूला निकालते हैं। आज हम इस लेक्चर में केवल नॉर्मलता के जितने भी फार्मूले हैं और उसके रिलेशन हैं उन सभी को मैं क्या करूंगा, समझाऊंगा। अगला क्या है, अच्छा आइए, यदि दूसरा, यदि बिलियन
का द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता पढ़े होगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता दी हो तो, यानी वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज दिया होगा तो हम नॉर्मलता कैसे निकालेंगे, आइए निकालते हैं। तो नॉर्मलता वेट बाय वेट परसेंट के लिए क्या होगा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का आप डेफिनेशन बताओ, मैंने आपको पढ़ाया है लेक्चर नंबर 2 में। द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होती है, किसी 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम में द्रव्यमान को उस विलेयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। इसका मतलब विलेयन कितना होना चाहिए, 100 ml बिलियन, और इसके अंदर जो आपका विलेय होगा, ये विलेय का भार किस में होना चाहिए, ग्राम में। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका भी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। अब हुआ क्या, आप यहां से निकाल रहे हैं 100 ml, यानी आपका वॉल्यूम ml में कितना दे रहा है, 100 ml, कितना ml, 100 ml। तो आओ इस फार्मूले में रखते हैं, फार्मूला नंबर 5 में, और जैसे रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, नॉर्मलता बराबर विलेय का भार इंटू बैलेंस फैक्टर इंटू कितना 1000 बटे विलेय का अणुभार इंटू विलेयन का आयतन किसमें, ml में। VmL की जगह हमें कितना पता हो गया परिभाषा से, किसकी परिभाषा से, द्रव्यमान आयतन की परिभाषा से कितना पता हो गया, पता हो गया 100 ml। तो VmL की जगह कितना लिख देंगे, 100, और ये मिलकर आपका क्या बना लेगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो नॉर्मलता बराबर आपका क्या हो जाएगा, वेट इंटू F इंटू कितना 1000 बटे कितना मॉलिक्यूलर वेट इंटू कितना 100। 100 कम 100 धम्मा 1000, और ये मिलकर कितना बन गया, आपका बन गया द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो नॉर्मलता बराबर आपका क्या आ जाएगा, 10 इंटू F इंटू वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज बटे क्या मॉलिक्यूलर वेट। चलो ये हमारा आ गया फार्मूला नंबर कौन सा, 6। जब प्रश्न में क्या दिया हो, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, प्रश्न कैसे आते हैं सुनो। जैसे बोला गया सल्फ्यूरिक अम्ल द्रव्यमान आयतना अनुसार 40% विलयन में उपस्थित है, तो उस विलयन का नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। अब द्रव्यमान आयतनानुसार दिया तो डायरेक्ट आपको लिखना है, यहाँ पे 40, यहाँ बैलेंस फैक्टर H2SO4 का 2, अब गुणा कर देना और अणुभार से भाग देना, आपका क्या आ जाएगा, नॉर्मलता। चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कराएंगे क्वेश्चन। ये हमारा फार्मूला नंबर कौन सा आ गया, 6। फार्मूला नंबर कौन सा आ गया, 6। अब ये फिर तीसरे से हम लोग क्या करते हैं, तीसरे से क्या हम लोग निकालते हैं 5वें फार्मूले से, यदि विलयन का आयतन न देकर विलयन का भार दिया होगा तब उस समय हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पर अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट बन गया क्या, यदि विलयन का भार दिया हो तो, विलयन का भार दिया हो तो क्या होगा। तो हम लोग निकालते हैं भार, यानी आपका भार किस में दिया हो, ग्राम में, तब हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, निकालते हैं, यानी कैपिटल W किस में दिया हो, ग्राम में। तो उसके लिए भी आप लोग पढ़े होंगे, क्या मैं यहाँ बताना चाहूंगा, डेंसिटी बराबर क्या होता है, भार बटे आयतन, और डेंसिटी का मात्रक होता है ग्राम प्रति ml, या ml की जगह सेंटीमीटर क्यूब भी दे देता है। ये इसका क्या हो गया, मात्रक। तो यानी ये आपका किस में होगा, ग्राम में, ये किस में होगा, ml में। आप बताओ आपका फार्मूला नंबर कौन सा पता है, यहाँ पे देख रहे हो फार्मूला नंबर कौन सा, 5। इसमें आयतन किस में है, ml में। क्या यहाँ पे VmL नहीं निकाल लेंगे, आइए निकालते हैं। जैसे VmL बराबर तब हमारा क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा भार बटे क्या घनत्व, डेंसिटी यानी घनत्व। क्या VmL की जगह इतना नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, और जैसे लिखेंगे तो हमारा फार्मूला आ जाएगा, नॉर्मलता बराबर वेट इंटू F इंटू 1000 बटे मॉलिक्यूलर वेट
इंटू कैपिटल डब्ल्यू किस में होगा, ग्राम में, बटे क्या, घनत्व। ये डी कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ, तो हमारा फार्मूला बन जाएगा नार्मलता बराबर विलेय का भार इंटू बैलेंस फैक्टर इंटू कितना, डी इंटू कितना, 1000 बटे मॉलिक्यूलर वेट इंटू बिलियन का भार किसमें, ग्राम। जब ये कब प्रयोग करेंगे, जब हमारा क्या दिया, बिलियन का भार दिया हो ग्राम में, तब इसका क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ये आपका फार्मूला नंबर कौन सा हो गया, 7। मैं एक ही फार्मूले से हर एक फार्मूले को डेरिवेट कर रहा हूं, तो हमारा फार्मूला क्या हो रहा है, बदलता जा रहा है और नए नए फार्मूले आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस फार्मूले को याद करिए, याद मत करिए, इसे सीखिए, रिलेशन निकालना सीखिए। क्योंकि आपको नॉर्मली ऊपर ऊपर अगर फार्मूला बता के मैं भी चाहूँ तो चला जाऊँ, लेकिन आपका जब पढ़े रहोगे, रिलेशन निकाले रहोगे, क्वेश्चन कई टाइप के दे सकते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल आ रहा है यूपी बोर्ड के एग्जाम में, और वो इन सब पे बेस है। तो इसलिए हम लोग को फार्मूले को बहुत डिटेल्स में जाकर क्या करना है, पढ़ना है। तो फार्मूला नंबर 7 तक हो गया। अब एक फार्मूला और निकाल दूंगा मैं, चलो अभी 2-3 निकल सकते, लेकिन मैं बस एक ही निकाल रहा हूं और एक। अब देखना, अगर बिलियन का क्या दिया हो, मैं ये लिख देता हूं जगह ने, यदि बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशतता दिया, वेट बाय वेट परसेंटेज दिया हो तो अगर वेट बाय वेट परसेंटेज दिया होगा तो क्या लिखेंगे, देखना परिभाषा क्या है वेट बाय वेट परसेंटेज का, द्रव्यमान प्रतिशतता क्या, भारात्मक प्रतिशतता का, किसी 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम में द्रव्यमान को उस बिलियन का क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। इसका मतलब हमें आपका बिलियन का भार कितना दे दिया, कैपिटल डब्ल्यू ग्राम में कितना दे दिया, 100 ग्राम। और इसको हम लोग जैसे रखेंगे फार्मूला नंबर 7 में, हमारा एक नया फार्मूला आ जाएगा, नार्मलता बराबर वेट इंटू एफ इंटू डी इंटू कितना, 1000 मॉलिक्यूलर वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट इंटू कैपिटल डब्ल्यू ग्राम में है, इसकी जगह हमें परिभाषा अनुसार कितना दे रहा है, 100। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 100 एक कम 100 दमा 1000 बचा कितना, 10। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे लिखेंगे 10 इंटू डी इंटू एफ, और ये मिलकर बताओ क्या बन गए, ये दोनों मिलकर आपके बन गए क्या, द्रव्यमान प्रतिशतता बटे क्या, मॉलिक्यूलर वेट। ये हमारे पास क्या हो गया, फार्मूला हो गया, फार्मूला नंबर 8। इस पर क्वेश्चन कैसा है, मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूं, अभी सॉल्व नहीं कराऊंगा, आपको कल लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कराऊंगा। आएगा क्वेश्चन, प्रश्न में आएगा कि 40% भारानुसार यूरिया उपस्थित है, कितना परसेंट, 40% भारानुसार यूरिया उपस्थित है, तो उस बिलियन की नार्मलता ज्ञात कीजिए। यदि बिलियन का घनत्व 1.5 हो, कुछ भी दे सकता है, तो आप बताना उस टाइम किस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, फार्मूला नंबर 8। यहां पर टोटल आपके कितने फार्मूले लिखे गए हैं, 8। कुछ आपके रब कर दिए गए, तीसरे समय यहां से फार्मूला यहां पे डेरिवेट करा दिया, तो 8 फार्मूले यहां पर क्या किए गए हैं, लिखे निकाले गए रिलेशन के द्वारा। तो ये फार्मूले आप घर पर सोचिए कैसे सर ने रिलेट किया, आप भी रिलेट करके उस फार्मूले को निकालिए, और निकालने के बाद अपनी कॉपी पे लिखिए और उस पर क्वेश्चन लगाइए। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में कल हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नॉर्मेलिटी के, एनसीईआरटी के भी जितने क्वेश्चन होंगे, साथ साथ मूलरता के भी जितने क्वेश्चन होंगे एनसीईआरटी में एग्जाम्पलर सहित, उन सभी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आप देखो चुटकियों में क्वेश्चन आएगा, इस फार्मूले को अगर आपको याद रहेगा चुटकियों में आएगा। तो आप बैलेंस फैक्टर भी याद रखिएगा कैसे निकाला जाता है। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। हम लोग कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सवाल सॉल्व करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।